ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमारा जो टॉपिक रहा था वो था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। और आज हम करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। मैंने आपको बताया है वन डायमेंशन मीन जिसमें कि आपकी एक्सिस अलोंग एक ही एक्सिस के ऊपर हमारी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बॉडीज मूव करती हैं, तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशन कोलिजन। और अगर हमारा जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाए मींस कि हम क्या करें, एक एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट आ रही है लेकिन वो बाद में प्लेन में हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैरम बोर्ड का, कि अगर आप कैरम के साथ किसी अपनी उसको हिट करते हैं अपनी गोटी को, तो वो जैसे वो फैल जाती है कैरम बोर्ड के ऊपर, तो हम उसको बोल सकते हैं टू डायमेंशन कोलिजन। तो हम उसी को स्टडी करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन 2D, मतलब टू डायमेंशन। और इलास्टिक कोलिजन से आप पता है आपको, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ क्या रहे, कंजर्व। ठीक है, लीनियर मोमेंटम तो इन इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रहता है। जो मेन आपका जो कंपोनेंट होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो आपकी इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन हम ऐसी कोलिजन्स को मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड या डे टू डे लाइफ में नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो आइदर साउंड पैदा होता है या लाइट पैदा होगी या हीट पैदा होगी। तो ये जो सारी हैं दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो वहां पे एनर्जी लॉस हो जाता है। तो जो हमारी डे टू डे लाइफ में कोलिजन्स होती हैं, दे आर कौन सी होती हैं? दे आर इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सी कोलिजन होती है? इन इलास्टिक। लेकिन एक आइडियल कॉन्सेप्ट है इलास्टिक कोलिजन्स का, जो क्लासिकल या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में तो पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे आपको टू डायमेंशन कोलिजन का बता रहे हैं। तो आपने डायग्राम तो देखी होगी। लेट अस सपोज दैट ये फर्स्ट बॉडी है, इसका मास हमने ले लिया m1 और ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और इसी एक्सिस के ऊपर जो दूसरी बॉडी है मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर तो ये एक एक्सिस की कोलिजन होती तो हमारा जो कोलिजन है वो इसी एक्सिस के ऊपर आगे चला जाता। लेकिन क्योंकि अब देखो इसका भी एक रीजन होता है, अगर ये कोलिजन हेड ऑन होती मतलब इसके सेंटर और इसका सेंटर में से ये एक्सिस पास हो रही होती, तो कभी भी टू डायमेंशंस में ऑब्जेक्ट्स नहीं जाती है। टू डायमेंशंस में कब जाती है? जब इसका सेंटर और इसका सेंटर जो कोइंसाइड ना करे, मतलब किसी एंगल के ऊपर। बस जैसे ही आपकी बॉडी इस बॉडी से स्ट्राइक करेगी, तो अगर ये पूरी सेंट्रल पॉइंट के ऊपर अगर हिट करे तो आपकी वन डायमेंशन ही रहेगी। लेकिन अगर ये बॉडी फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी को हिट कर रही है लेकिन विद सम एंगल, मतलब उसका जो लाइन है, जो सेंट्रल एक्सिस है, प्रॉपर उसके सेंटर में से ना पास करे, तो होगा क्या? ये इंटरेक्ट करेंगी और इंटरेक्ट करने के बाद एक बॉडी जो है वो इस तरफ चली जाएगी और दूसरी बॉडी किस तरफ आ जाएगी। तो अब ये जो आपका जो आफ्टर कोलिजन जो हुआ, ये किस में हो गया? प्लेन में, टू डायमेंशंस में हो गया। क्योंकि ये डायमेंशन कौन सी है? x, और इस तरफ कौन सी डायमेंशन आ गई? y। तो हमारा जो ये कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन जो हमारी बॉडीज है, दे विल ट्रैवल इन टू डायमेंशनल प्लेन, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट ये फर्स्ट बॉडी थी और ये जा रही है v1 वेलोसिटी के साथ, और ये सेकंड बॉडी है, ये जा रही है v2 वेलोसिटी के साथ, और विद मेकिंग सम एंगल। तो इस एंगल को नाम दे दिया θ1 और इस एंगल को नाम दे दिया θ2। तो यहां पे क्योंकि आफ्टर कोलिजन एंगल बन गए विद द टू एक्सिस, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन। ओके बेटा, अब लगेगा वही, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो दो चीजें होंगी। एक तो क्या आएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो क्योंकि देखो अभी मैं आपको बताता हूं, अब पहले आपने जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन था उसको आपने डायरेक्ट ले लिया था। जैसे आपका लीनियर मोमेंटम होता किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी। तो आपने लिया था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 m2 v2। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो आपका मोमेंटम है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा क्या जाता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एंगल। तो अगर ये डायरेक्शन में चली गई तो आप इसको सीधा ऐड नहीं कर सकते, फिर आपको इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंपोनेंट फॉर्म में।
किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। एक आएगा v1, क्योंकि ये एंगल भी क्या है? θ1, ये θ1 है तो ये भी क्या होगा? θ1। तो आपका आएगा v1 cos θ1 और इस तरफ क्या चला जाएगा? v1 sin θ1। इसी ढंग से ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया? v2 cos θ2 और इस तरफ क्या आ गया? v2 sin। तो मतलब बोलने का है, मैंने वेलोसिटी क्योंकि ये एंगल पे है तो इसलिए वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। तो अब हमारा मोशन क्या हो गया? अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा अब जो हम मोमेंटम कंजर्वेशन है वो दो एक्सिस में लेंगे, एक लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और एक लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। फिर उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो अब आप देखेंगे, मैं आपको एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तब कैसे होगा, तो वो हम नेक्स्ट अगली उसमें देखते हैं स्लाइड में। तो यहां तक अगर आपने कर लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अब क्या होगा, अब हम इलास्टिक कोलिजन है तो सबसे पहले हम क्या लगाएं? मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगाएंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। थोड़ा नीचे लिखता हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में आप देखो, मैंने आपको बोला भी कि आप मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या करेंगे, यहां पे आप इतने इजीली नहीं कर सकते कि आप सोचें कि जैसे आपने पहले किया था, क्योंकि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसको हमें दो एक्सिस में अलग करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? फर्स्ट ले लेंगे, फर्स्ट पार्ट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपने देखा इस स्लाइड में, आप देखेंगे हमारा जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, क्योंकि ये जो भी हो रहा है दिस इज बिफोर कोलिजन, और ये जो भी हो रहा है इस तरफ, ये कब कहां हो रहा है? दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन आप मुझे यहां देख के बताएंगे कि ये जो बिफोर कोलिजन है ये मोशन किस तरफ हो रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपने इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस और इसका अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला, ये आपने यहां ध्यान देना है। तो आपको मैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो मुझे बताओ अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन क्या आएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू, अब क्या आएगा? हाँ, जो आपका आफ्टर कोलिजन क्या है? m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। आप यहां देखेंगे हमारी जो वेलोसिटी है v1 cos θ1 फर्स्ट बॉडी के लिए है, v2 cos θ2 सेकंड बॉडी के लिए है, और दोनों बॉडी जो है वो किस तरफ जा रही है? अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब हमने बॉडी तो इस तरफ जा रही है, हमने इसका वेलोसिटी कंपोनेंट देखा एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी ढंग से अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस, अब यहां देख के आप मुझे बताना, अलोंग वाई एक्सिस क्या बिफोर कोलिजन बॉडीज मूव कर रही हैं? बिफोर कोलिजन तो बॉडी सिर्फ किस तरफ जा रही है? एक्स एक्सिस। वाई तरफ कोई मोशन नहीं है, तो इस तरफ वाई वाला कंपोनेंट क्या है? 0। तो इसलिए हम इसको यहां पे क्या लिखेंगे? m1 into 0 प्लस m2 into 0 इक्वल्स टू m1 v1 sin थीटा y की तरफ v1 sin थीटा। ठीक है, और दूसरा क्या है? v2 sin θ2। लेकिन आप देखें ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये कौन सी है? नेगेटिव। तो इसके साथ कौन सा साइन लगा देंगे हम? नेगेटिव। तो आपके पास जो यहां पे आएगा m1 v1 sin θ1 प्लस यहां पे मास तो आ गया m2, लेकिन यहां पे आ गया माइनस v2 sin नेगेटिव साइन क्यों लगाया? बिकॉज वो वेलोसिटी किस तरफ है? डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरफ तो आ गया 0 इक्वल्स टू m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। तो बेटा ये इक्वेशन आ गई 1, ये इक्वेशन आ गई 2। ओके, फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशंस हमें कहां से मिल गई? मोमेंटम से।
अब क्या करना है हमने, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। कौन सी एनर्जी करना है अब, सेकंड आएगा, बिकॉज कोलिजंस आर इलास्टिक, तो इसलिए आएगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला आपको पता है, बिफोर कोलिजन क्या आएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर प्लस हाफ m1। अब आप 2 मिनट ध्यान देंगे, आप सोच रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हम x एक्सिस और y एक्सिस करेंगे, कि अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्केलर, और स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर तो जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां सिंपल आएगा m1 v1 का स्क्वायर और m2 v2 का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा यहां पे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, सॉरी इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल, और ये कैंसिल हो, तो आपके पास क्या बच गया, यू विल हैव m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास टोटल कितनी इक्वेशंस बन गई, 1 2 एंड 3। 2 बन गई मोमेंटम के लिए और 1 बन गई काइनेटिक एनर्जी के लिए। बेटा आपको एक चीज बताता हूं मैं, कि जब आप किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो आपको वेरिएबल्स कितने हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए, मतलब जितने अननोन है, जो आपको पता नहीं है। तो जो आपने इस इक्वेशन में देखा होगा, इस केस में देखा होगा, आपके पास जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो क्या क्या है मैं बताता हूं। आपको m1 पता है, u1 पता है, m2 पता है, u2 पता है, क्योंकि ये हम डिसाइड कर लेते हैं, जो आपको मैंने पहले बताया था 1 डायमेंशन में। लेकिन यहां पे क्या चीज आपको पता नहीं है, v1 भी पता नहीं है और θ1, v2 भी पता नहीं है और θ2, तो फिर टोटल अननोन क्वांटिटीज कितनी होगी, 4, और इक्वेशंस कितनी है, 3। आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अननोन क्वांटिटीज ज्यादा हैं और आपके पास इक्वेशंस कम है। तो आपको कम से कम इन चारों में से एक चीज तो पता होनी चाहिए। अगर इन चारों में से आपको कोई भी चीज पता हो, जैसे आपको v1 का वैल्यू पता चल जाए, या θ1 का वैल्यू पता चल जाए, या θ2 आपको पता चल जाए, या v2 पता चल जाए, फिर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, v1 एंड v2। ऐसे v1 v2 नहीं निकाल सकते। तो मतलब अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो अब आप जो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें रहेगा इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम कंसीडर करेंगे स्पेशल केस। क्या कंसीडर करेंगे, स्पेशल केस। और स्पेशल केस में हमने क्या चीजें लेनी है कि आपके जो मासेस हैं दे आर इक्वल। हम कौन सा केस लेंगे, when m1 equals to m2 equals to m, मतलब आपको m1 और m2 जो है वो फिक्स होगा, एक जैसा होगा, और हम u2 को भी 0 मान लेंगे कि बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब ये बॉडी जो है सेकंड बॉडी क्या है, रेस्ट में। और यहां से हम कोई एक चीज ले लेंगे, आइदर θ1 मान लेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री, या वेलोसिटी मान लेंगे, तो वो हमारा आर्टिकल रहेगा नेक्स्ट। तो आज जो अभी तक आपने जो 2 डायमेंशनल कोलिजन देखा, तो उसमें मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई कि 2 डायमेंशनल कोलिजन कराने के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जो 2 बॉडीज की कोलिजन है वो एक सेंटर से पास होती लाइन से नहीं होनी चाहिए। वो लाइन थोड़ी सी सेकंड बॉडी के सेंटर से एंगल के ऊपर होनी चाहिए, जरा सी उसकी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर वो सेंटर से होगी तो आपको फिर वो 1 डायमेंशन पे चली जाएंगी दोनों बॉडी। ओके, तो वो फर्स्ट था। और सेकंड आपको उसमें मैंने बता दिया कि आपने 2 एक्सिस में कैसे उसको चेंज किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और फिर आपने देखा कि हमने उससे 3 इक्वेशंस कैसे बनाई। और जो हमारा फर्दर जो हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर वो इस पे रहेगा कि आपका जो ये स्पेशल केस हम लेंगे जिसमें m1 और m2 की वैल्यू सेम लेंगे और सेकंड बॉडी को रेस्ट लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।